आज हमारे बीच नेकडोर के चेयरमैन अशोक भारती जी हैं, जो पूरे देश में दलित समाज के लिए उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा पर पूरे बिहार में, पूरे देश में घूमते हैं और दलितों का क्या स्थिति है, उसको दलित की राजनीति में क्या स्थिति है, इस पर हम डॉक्टर अशोक भारती जी से जानेंगे। और ख़ास करके अभी बिहार के करीबन 5-10 जिलों में इनका दलित राउंड टेबल चल रहा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में जो है क्या स्थिति है, इस पर हम डॉक्टर भारती सर से जानेंगे। देखिए, हमको एक बात ये समझना है कि उत्तर प्रदेश के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दलितों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि दलितों की आबादी है। और यहाँ पर जो है जातियों की संख्या भी कम है। उत्तर प्रदेश में 66 दलितों की जातियाँ हैं, शेड्यूल कास्ट, और बिहार में तो केवल 23 जातियाँ ही शेड्यूल कास्ट हैं। और बिहार का ऐसा है कि 9 जातियाँ ऐसी हैं बिहार में जिनकी जातियाँ, दलितों की 9 जातियाँ ऐसी हैं जो कुल शेड्यूल कास्ट आबादी का 97.8% है। और 14 जातियाँ ऐसी जिनकी कुल आबादी में, दलितों की आबादी में केवल उनका 2.8% योगदान है। एक सवाल है सर, तो ये एक हमको फ्रेमवर्क देता है। यहाँ दलितों को एक जगह इकट्ठा करना कंपैरेटिवली भी आसान है। सर एक बात है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दलित राजनीति का क्या स्थिति रहा है, इस पर थोड़ा सा हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि दलित का भूमिका क्या रहा इस देश के अंदर राजनीति में। देखिए, अगर आज़ादी से पहले देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में बिहार के जो दलित है वो इकट्ठे हुए। और बाबू जगजीवन राम बिहार से आने वाले एकमात्र ऐसे नेता थे जो केंद्रीय सरकारों में सबसे अधिक मंत्री पद पर रहे। वो उप प्रधानमंत्री भी बने और उनके रहते दलितों का सब जगह रिप्रेजेंटेशन होता था। लेकिन 1985 के बाद धीरे धीरे करके उनका नाम, क्योंकि आपको पता ही है कि उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई और वो लोकतंत्र के बड़े समर्थक थे, सामाजिक न्याय के बड़े प्रबल समर्थक थे। उनके रहते आज देश में जहाँ जहाँ दलित सरकारी नौकरियों में नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं या शिक्षा संस्थानों में दिखाई दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबू जगजीवन राम का है। और ये हमें समझना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो परिनिर्वाण था वो 1956 में हो गया था। 1956 के बाद दलित आंदोलन की कई धाराएं होती हैं। एक होता है कि सरकार में रह के आप दलितों का कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो वो बाबू जगजीवन राम से बेहतर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने वो काम किया हो। और ये वक्त है कि हम उनके काम को रिकॉग्नाइज करें, उनके काम को सब लोगों को बताएं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उनके बाद आने वाले नेताओं ने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया। लेकिन वो नेता पैदा उसी जमीन से हुए जिस जमीन को तैयार बिहार में बाबू जगजीवन राम ने किया। बाबू जगजीवन राम का संविधान में कितना बड़ा योगदान होगा जो दलितों को रिप्रेजेंट। बाबू जगजीवन राम तो संविधान सभा के सदस्य थे, वो भी सदस्य थे और कई कमेटी में भी थे। और जब संविधान में जब भी दलितों के अधिकारों की बात हुई तो बाबू जगजीवन राम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। आपको याद होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों का केवल एक प्रतिनिधि नहीं चाहिए हमें मंत्रिमंडल में, और बाबू जगजीवन राम ने उसका समर्थन किया। उसकी वजह से बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों मंत्रिमंडल के सदस्य बने। तो ये बातें
हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे लोग अभी हमारी जो जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी अभिलेखागारों में, म्यूजियम में बंद है। अगर कोई व्यक्ति बाबू जगजीवन राम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिलेशंस पे लेकर आएगा, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग का बस चले तो डॉक्टर अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम में दंगा करवा दें आपसे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। यही बात कुछ संगठन वाले लोग, कुछ पार्टी वाले लोग ने नैरेटिव सेट किया, प्रोपेगेंडा से उनको फैलाया कि बाबू जगजीवन राम जो है ना इस देश के गद्दार थे, जो संविधान में बाबा साहब को साथ नहीं लिए, बाबा साहब के अपोजिट चुनाव लड़े, या बहुत तरह की जो है ना नैरेटिव सेट बाबा साहब के खिलाफ कहाँ चुनाव लड़ा हुआ है, ये सब फालतू की कहानियां हैं। और इतिहास, ये जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो खुद तो पहले इतिहास को पढ़ लें, खुद तो संविधान सभा की डिबेट पढ़ लें, संविधान सभा के विमर्श को पढ़ लो, संविधान सभा के इसके जो फैसले हुए उनको पढ़ लो। और जिस मंत्रिमंडल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अलग महकमा था, बाबू जगजीवन राम का अलग महकमा था, दोनों कहाँ लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो है कानून बनाने वाले थे, कानून को लागू करवाने वाले थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम ने, और ये समझना है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम के मेंबर थे, मंत्री थे। तो बाबा साहब ने जो श्रम के कानून बनाए, उसके बाद उन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी बाबू जगजीवन राम के कंधे पे आ गई, उन्होंने खबरों को भी लागू किया। लोगों को पता नहीं है तो कुछ भी बकते हैं। उनकी संघर्ष को कैसे देखते हैं बाबू जगजीवन राम? मैं समझता हूँ दलित समाज के उत्थान में और विकास में बाबू जगजीवन राम का स्थान बहुत अद्वितीय है। आज हम जहाँ भी हैं, और वो डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों को लागू करने वाले बाबू जगजीवन राम ही थे। अभी बिहार में दलित राउंड आपने 10 जिला में किया ना, बाबू जगजीवन राम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया था, और बाबू जगजीवन राम के बारे में अभी भी पूरे बिहार में लोग जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से वो प्रयास होने चाहिए, सरकारों की तरफ से वो प्रयास होने चाहिए, उनके बारे में जानकारी देगा। बाबू जगजीवन राम को देश के अंदर जो जिस तरह से रक्षा मंत्री थे, उन्होंने चुनाव रक्षा मंत्री ने जिस तरह से बाहर अभी सारी सरकारें इस बात का श्रेय ले रही हैं कि बांग्लादेश बनवाया किसने? वो बाबू जगजीवन राम उस वक्त रक्षा मंत्री थे। तो बांग्लादेश तो बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में बना। वो उस वक्त कांग्रेस के सदस्य थे, इसलिए कांग्रेस को निश्चित तौर पर उसका श्रेय जाएगा। मिसेस गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको श्रेय जाएगा। लेकिन मिसेस गांधी के रक्षा मंत्री कौन थे? सेनाओं का नायक कौन था? सेना का नायक तो बाबू जगजीवन राम थे। इसलिए भारत में जो 1971 में भारत और पाकिस्तान में जंग हुआ, उसमें असली नायक इंदिरा गांधी के बाद बाबू जगजीवन राम ही थे। बाबू जगजीवन राम देश की कुर्सी हिलाने में उनका कितना बड़ा महत्व था? देखिए, 1977 में मिसेस गांधी की कुर्सी हिल गई। जब बाबू जगजीवन राम ने पार्टी को छोड़ दिया तो सरकार पलट गई, सत्ता पलट गया। तो समझना है कि दलित जिस तरफ जाएगा, सत्ता उसी तरफ जाएगी। तो आप बिहार के लाल बाबू जगजीवन राम को किस रूप में देख रहे हैं, और इनकी जो संघर्ष है, इनके ऊपर जो आचरण लगाया जाता है, आप इसको वो सब, मैं समझता हूँ सब बकवास है, वो एकदम झूठ का पुलिंदा है। इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और बाबू जगजीवन राम का जो काम है उसको लोगों के सामने लाना चाहिए। चलिए, आपके बीच जो है ना डॉक्टर अशोक भारती जी थे, जो बाबू जगजीवन राम के संघर्ष और उनके विचार को हमने इनसे सुना, और आपको हम आप इस पर कमेंट करें, जो विचार है आप दें, आगे हम मिलते हैं।